आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं और एक्चुअल में जो हमारे जो टॉपिक होते हैं उसका जो डायमेंशन है वो एक्चुअल में यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट्स हैं। तो हम टॉपिक को इस तरीके से डिफाइन और डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं कि वो न्यूज़ के सेगमेंट में नहीं जाए, बल्कि उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो उससे जुड़े हुए चैलेंजेस हैं, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी तक हम प्रतियोगियों तक पहुंचाएं। और जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि निश्चित रूप से इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और चेंजिंग जियो पॉलिटिकल सिनारियो को समझना चाहते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी हो, फ्रूटफुल हो, ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने की बन सके। और इसीलिए हम पूरा रिसर्च करके पूरे इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं, उनके साथ पूरा एक एनालिसिस करने के बाद आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्या चाइना ने सिल्क रोड को ज़्यादा प्रोपेगेट किया है? क्या चाइना ने ज़्यादा एडवर्टाइज करके मैस्मराइज कर दिया लोगों को कि सिल्क रोड ही जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन है आज के वर्तमान सिनारियो में, प्रेजेंट सिनारियो में, और सिल्क रोड ही दुनिया की तरक्की का एकमात्र मार्ग था जब दुनिया में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था? उस समय भी चाइना का जो सिल्क रोड था दुनिया के आर्थिक विकास के लिए और दुनिया के व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, वही एक ऐसा माध्यम था जिसके चलते पूरी दुनिया में व्यापार वाणिज्य को फायदा हुआ, ट्रेड को फायदा हुआ, बिजनेस को फायदा हुआ। लेकिन हम आज एक ऐसे हिस्टोरियन के रिमार्क पर चर्चा करने चल रहे हैं जो उन्होंने कई न्यूज़पेपर्स में दिया है, उस पर उनके पेपर्स भी आए हैं कि चाइना का जो सिल्क रोड है ये एक फैब्रिकेशन है। जितना इसका सक्सेस रहा है, जितना इसका एंशिएंट टाइम में कंट्रीब्यूशन रहा है, उससे कहीं ज़्यादा रेड सी के थ्रू होने वाला जो ट्रेड था वो इम्पोर्टेंट था। और इसके लिए उन्होंने भारत और रेड सी और यूरोप के बीच में होने वाले व्यापार को, जो कि उन्होंने माना है कि सिल्क रूट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और सिल्क रूट से भी ज़्यादा उस पर ट्रेड वॉल्यूम था, हम उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूरे टॉपिक को एलोबरेट करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हम चाहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें। और आपको हेल्प करनी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर और लाइक करके। हम आपके लिए क्वालिटी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि न केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, बल्कि वो सारे व्यूअर्स जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इससे बेनिफिटेड हो और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को इजीली समझ सकें कि उसमें जुड़े हुए कितने। अगर हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये इंडिया को कनेक्ट करेगा गल्फ से, इसका एक पक्ष ये है, और दूसरा ये है कि जो नॉर्दर्न उसका कॉरिडोर होगा वो यूरोप को कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट से। और इस पूरे कॉरिडोर ने एक डिबेट को जन्म दे दिया है, और ये डिबेट पूरी दुनिया में हो रही है कि क्या ये जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का काउंटर है? क्या ये जो BRI एक एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट था चीन का, जिसे शी जिनपिंग ने जो है 2013 में लॉन्च किया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट जैसे सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया था, उसको काउंटर करने के लिए ये एक नया BRI वेस्टर्न कंट्रीज स्पॉन्सर्ड है या नहीं, या इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं सफलता के, इस पर भी एक चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। लेकिन एक आप जानते हैं कि अगर इसकी हम बात करें तो ये पूरा जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर, अब जैसे मैंने कहा कि इसका ईस्टर्न कॉरिडोर जो होगा वो इंडिया को गल्फ कंट्रीज से कनेक्ट करेगा, और जो इसका वेस्टर्न कॉरिडोर होगा वो मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा थ्रू हैफा पोर्ट से, जो कि इजराइल में है। और ये एक इसका पॉइंट है, इस पर हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर अलग रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करने चल रहे हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड हिस्टोरियन है, वो है विलियम डेलरिम्पल। और उन्होंने ये कहा है कि जो जो सिल्क रूट की बात की जाती रही है, चाइना की तरफ से की जाती रही है, ये सिल्क रूट जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन टाइम में, एंशिएंट पीरियड में रूट था वो रेड सी के थ्रू होकर गुजरता था। और ये रेड सी के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी आज से 2000 वर्ष पूर्व भी थी, बल्कि कॉमन इरा यानी बिफोर
बीसी और एडी, जिसे कि अब मॉडर्न टाइम में हम लोग कहते हैं, बीसी को कहते हैं बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा। तो कॉमन इरा के दौरान भी ये जो है कनेक्टिविटी थी और बिफोर कॉमन इरा के दौरान भी ये कनेक्टिविटी थी, यानी बीसी से पहले भी थी। तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ लॉजिक दिए हैं। और एक इतिहास का जो सब्जेक्ट है, अगर कोई किसी ने उसको पढ़ रखा है तो वो ये जानता है कि हमारे साउथ इंडिया के तमिलनाडु में एक प्लेस है अरिकामेडु, इसी तरीके से केरल में जो है मुजिरिस एक पोर्ट हुआ करता था एंशियंट टाइम में। और यहाँ से इस बात के बड़े पैमाने पर एविडेंसेस मिले हैं रोमन ट्रेड के, और इन रोमन ट्रेड के आधार पर जो उसका वैल्यूम है, और फिर इजिप्ट में हमको एक कुछ इस तरीके के एविडेंसेस एक्सकवेशन से मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत में और रेड सी के थ्रू और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ भारत का व्यापार हो रहा था। और ये व्यापार का जो वॉल्यूम था और जो इसका स्केल और मैग्नीट्यूड था वो सिल्क रूट से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक था। और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या भारत एक नए सिल्क रूट को, क्या भारत उस रूट को फिर से रिवाइव करना चाह रहा है, जिसकी हमने चर्चा ही नहीं की, जिसके बारे में हमें जानकारी थी मगर हमने उसको फोकस नहीं किया। जबकि चाइना का सिल्क रूट जो कि कम उपयोगी था, जिसकी प्रोडक्टिविटी एंशिएंट टाइम में कम थी, लेकिन चाइना ने उसको ज्यादा प्रोपोगेट किया और फिर उसने उसको एक मिलिटरलाइज फॉर्म में एक नया जो सिल्क रूट लेकर के आया, जिसे कि BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके थ्रू से उसने पूरी दुनिया पर एक कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड के माध्यम से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करी। और अब धीरे धीरे वो नए वर्ल्ड ऑर्डर को, जो कि दुनिया का एस्टेब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको हटा करके लाना चाहता है, यानी एक नए ऑर्डर को इम्पोज करना चाहता है। और अपने को अब वेस्टर्न जो सपोर्टेड ऑर्डर है, या जो कि दुनिया का एक्सेप्टेड ऑर्डर है, उसको रिप्लेस करके अपनी एक सुपरमेसी लेके आना चाहता है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और जो डेरिल विलियम जी हैं, उन्होंने ये बात उठाई है कि ये जो सिल्क रूट का आइडिया है वो एक नया मॉडर्न आइडिया है, और इसको बहुत ज्यादा नहीं 1930 में क्वाइन किया गया, और अभी पिछले 25-30 सालों में जो है तेजी के साथ पॉपुलर हो गया है। लेकिन भारत का जो ट्रेड रूट था, जो कि रेड सी के माध्यम से हो रहा था, वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस रेड सी का जो पूरा व्यापार वॉल्यूम था वो बहुत बड़ा था। इसमें अगर हम आगे कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये रूट जो रेड सी के थ्रू था वो किस तरीके से सिल्क रूट से बेटर था। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है, कभी भी ये ना लीजिएगा कि सिल्क रूट नहीं था। निश्चित रूप से सिल्क रूट था, लेकिन सिल्क रूट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इन कंपैरिजन टू दैट रूट जो कि रेड सी के थ्रू से होकर गुजरता था और भारत और रोमन एम्पायर को डायरेक्ट कनेक्ट करता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अभी हमारे पास जो है, अगर हम भारत को देखें तो भारत, फारस, इथोपिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं लाल सागर के जरिए से जुड़े हुए थे और रोमन एम्पायर के साथ जो है व्यापार करते थे। और रोमन एम्पायर के रेवेन्यू सोर्स का बहुत बड़ा ये हिस्सा पार्ट जो है जनरेट करते थे। और इसकी पुष्टि जो होती है वो मुजरिस पेपिरस से होती है। ये मुजरिस जो है एक इंडियन पोर्ट है जो कि केरल में स्थित है। पेपिरस जो है वो आपको मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में मिला, और ये एक तरीके का इनवॉइस है, बिजनेस इनवॉइस है, जिससे पता लगता है कि जो कंसाइनमेंट गया था सी के जरिए थे, वो उसकी कंसाइनमेंट के आधार पर ये बिजनेस का अनुमान लगाया गया है। और अकॉर्डिंग टू, अगर मुजरिस पेपिरस की बात की जाए तो एक कंसाइनमेंट कार्गो गया था 9 मिलियन सेस्टर्स का। सेस्टर्स करेंसी का नाम है रोमन एम्पायर की। तो 9 मिलियन सेस्टर्स का कार्गो गया था, जिस पर 2 मिलियन सेस्टर, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 90 मिलियन यानी 9 मिलियन 90 लाख सेस्टर्स का कार्गो गया था आज से 2000 साल पहले। और उस पर 2 मिलियन सेस्टर्स, लगभग 20 लाख रुपए का जो है, यानी 20 लाख सेस्टर्स का जो है, उस पर उसको टैक्स मिला था रोमन एम्पायर को। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में भारत और रोम के बीच में कितना बड़ा व्यापार था। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए एनुअल आधार पर तो लगभग ये जो है किसी भी स्थिति में जो है 1 अरब सेस्टर से अधिक का रहा होगा। और इस पर जो टैक्स मिलता रहा होगा, कस्टम ड्यूटी मिलती रही होगी रोमन एम्पायर को, वो 270 मिलियन सेस्टर से कम नहीं रही होगी। और अगर इस प्रूफ को देखा जाए, और जिसके एक्सकवेशन में प्रूफ्स मिले हैं आपको, ये आप इन को देख सकते हैं कि ये मैंने आपको विकिपीडिया पर ये अवेलेबल है डाटा, विकिपीडिया ही से मैंने ये फोटो लिया है। आप इस पिक्स को देखें, ये जो पेपिरस है
मुजरिस पेपिरस, इसका साक्ष्य मिला है और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। ये एक फैक्चुअल डाटा है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और क्या व्यापार हो रहा था, तो व्यापार की बहुत सारी चीजें थी, जैसे मैलाब्राथम था जिसे कि दालचीनी जैसा कहते हैं, फिर यहाँ पर हाथी दांत थे, मोती थे, कीमती रत्न थे, इनके व्यापार हो रहा था। और पोम्पई जो है वहां पर हमको एक यक्षी की मूर्ति मिली है, तो ये ऐसी काल की मानी जा सकती है। तो ये हमें प्रूफ करता है यानी पुरातात्विक सोर्सों से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी इसकी पुष्टि हो जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर रसोइयों की एक किताब मिली है एपीएस में, तो वहां पर खाना पकाने की यानी पाक कला से जुड़ी हुई एक पुस्तक मिली है, उससे ये पुष्टि होती है कि लगभग 478 तरीके के जो व्यंजन बनते थे वो उनमें 80% से में काली मिर्च का प्रयोग किया जाता था, और काली मिर्च निश्चित रूप से भारत से जुड़ी हुई थी। तो और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रतियोगी इस चीज को जानता है कि जो रोमन इतिहासकार था प्लिनी, उसने ये बात उठाई है कि भारत जो है पूरा रोम का सोना भारत आता है और रोम की अर्थव्यवस्था खाली हुई जा रही है। तो ये बहुत ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमें सिल्क रूट के विषय में नहीं मिलते हैं, और इसी के आधार पर विलियम डैम्पेरिल ने यह कहा है कि सिल्क रूट जो था एंशिएंट पीरियड में भी उतना प्रभावी नहीं था, और वर्तमान में भी जब इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अस्तित्व में आ जाएगा तो ये चीन का BRI प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हिस्टोरिकली उन्होंने रखी है, और निश्चित रूप से पूरी दुनिया का अटेंशन इस पर गया है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और अगर हम देखें तो निश्चित रूप से भारत का मिडिल ईस्ट के साथ, जिसे कि हम वेस्ट एशिया कहते हैं, के साथ एक प्राचीन काल संबंध रहा है। अगर हम इंडस सिविलाइजेशन को देखें तो इंडस सिविलाइजेशन के दौरान भी हमें मेलुहा जो है इंडस सिविलाइजेशन का हमें साक्ष्य मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसी तरीके से जो कोस्टल सिटीज थे वहां पर उनका इन्वॉल्वमेंट मिलता है, गुड्स मिलते हैं, हमें सील्स इंडस सिविलाइजेशन की मोहरें मिली हैं जो कि हमें मेसोपोटामिया से मिली है, ओमान से मिली है। तो निश्चित रूप से भारत का जो संबंध रहा है वेस्ट एशिया के साथ वो 3 से 4000 BC तक चला जाता है। तो ये एक भारत के व्यापार की दिशा को बताता है कि मिडिल ईस्ट के साथ होने वाला व्यापार और मिडिल ईस्ट से आगे यूरोप तक होने वाले व्यापार में रेड सी की क्या उपयोगिता थी और क्या उसकी सिग्निफिकेंस थी, उसका आप अनुमान ऐतिहासिक फैक्ट्स के आधार पर भी जो है लगा सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारा एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।